हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की डिस्कशंस, न्यूज़ एंड न्यू टॉपिक्स डिस्कस करने। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोरा जी, हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दिनेश अरोरा जी और हमारे कमर्शियल स्पेशलिस्ट लखवीर जी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू जी। जैसे कि हर हर हफ्ते हम न्यू न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही लोग को के मतलब दिल के करीब है। जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो मार्केट जो रेंट जो लो हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट में कैसा रहेगा। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ लोअर रेंटल मार्केट ऑन रियल एस्टेट। और मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ दिनेश जी से। दिनेश जी, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे घर रेंट पे हैं। कॉन्डोज में भी हम देख रहे हैं कि हर एक कॉन्डोज में कम से कम 15 to 20% रेंटल ऑक्यूपेंसी है। तो इसका क्या आपको इम्पैक्ट लगता है रियल एस्टेट मार्केट पे? देखो जतिन, इसमें एक चीज़ है कि पहले एक इन्वेस्टर थे। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि रेंटल मार्केट में ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आया कैसे है। देखिए, एक तो चीज़ थी कि जैसे पहले लोग रेंट के ऊपर थे, उसमें से कुछ परसेंटेज लोग धीरे धीरे उन प्रॉपर्टीज़ को आगे सेल कर देते थे और आगे एंड यूज़र उन प्रॉपर्टीज़ को बाय कर देते थे। इन्वेस्टर्स उसको बाय करते थे, रेंट कर देते थे, फिर कुछ टाइम बाद उसको सेल कर देते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे ये क्या देखने को आया कि जैसे अब मार्केट में शिफ्ट हुई। अब अगर हम देखें 2021 2022 से अब 24 में जाके जो मार्केट की शिफ्ट हो रही है, डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप भी हो रहा है, मार्केट में कोई प्राइस पॉइंट का ज्यादा उछाल नहीं आ रहा। तो उससे हुआ क्या कि कुछ इन्वेस्टर या कुछ लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकते थे, उन्होंने धीरे धीरे उस प्रॉपर्टी को मार्केट से निकाला सेल से, और वो दोबारा रेंटल मार्केट की तरफ आ गए कि हम इसको अभी रेंट कर देते हैं। उनको वो प्राइस अभी नहीं मिल रहा जो उनके माइंड में उसकी एक्सपेक्टेशन है। और सेकेंडली, अगर हम थोड़ा सा इमिग्रेशन की पॉलिसीज को देखें तो उनमें भी चेंजेस हुई, तो थोड़ा सा नए इमिग्रेंट्स का फ्लो भी कम हुआ। तो इन दोनों चीजों की वजह से हुआ क्या कि सप्लाई बढ़ गई रेंटल की और डिमांड थोड़ी सी कम हो गई। और एक हमने पीछे देखने आए कई फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने देखा है कि लोगों ने बिल्डर से बुक करवाई हुई थी प्रॉपर्टी, और बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि लोग डिफॉल्ट भी हुए, वो प्रॉपर्टीज क्लोज नहीं करा पाए, बिल्डर्स के साथ लिटिगेशन में चले गए, डिपॉजिट लूज कर गए। कुछ लोगों ने थोड़ा आगे पीछे करके उन प्रॉपर्टीज को क्लोज तो करा लिया, बट आगे उनके लिए चैलेंज था कि मंथली मॉर्गेज को, उस हैवी मॉर्गेज को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। तो व्हाट दे डिसाइडेड कि हम इनकी रेंटल बढ़ाएं। उन्होंने इसके अंदर बेसमेंट्स और अगले यूनिट बनाने शुरू कर दिए ताकि इनको रेंट करें। अगर हम अब नए घर देखें तो हर नया घर जो बिल्डर से क्लोज हुआ है उसके अंदर बेसमेंट बन रही है। अब सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है रेंटल मार्केट की। अब इसीलिए रेंटल प्राइसेस जो हैं वो कम होनी शुरू हो गई। और रियल एस्टेट पे इसका इम्पैक्ट एक ये हो रहा है, एक तो जो बायर है, जो बाय करने के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहा है, पहले उसको लगता था कि मैं ये प्रॉपर्टी बाय कर लूंगा, बेसमेंट बनी हुई है, मेरे को इतना अमाउंट एक उसके माइंड में था कि ये रेंट में आ जाएगा, और वो थोड़ा प्राइस को एग्रेसिवली पे कर देता था कि कोई बात नहीं, बेसमेंट तो रेंट हो ही जानी है, मैंने लिस्ट करनी है, 20 बंदे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और मुंह मांगा प्राइस दे देंगे। अब उसको ये लग रहा है कि बेसमेंट्स हैं या अगर कोई भी यूनिट है तो रेंटल मार्केट डाउन है, मेरे को उतना प्राइस नहीं मिलेगा। अब वो भी उतना अग्रेसिव नहीं है प्राइस पॉइंट को लेके। और सेकेंडली, जब इन्वेस्टर देखते हैं कि हमें मार्केट में प्रॉपर रेंट नहीं मिल रहा, हम ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी डिसाइड करते हैं कि चलो रेंट छोड़ो, दोबारा सेल के ऊपर आ जाते हैं। तो इससे क्या होएगा कि ट्रांजैक्शन तो हो सकता है मार्केट में हुए, पर मेरे को जो लग रहा है प्राइस पॉइंट पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे लोग सोच रहे थे कि प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी होती नजर नहीं आ रही। मतलब पॉसिबिलिटी है कि अगर लोगों को रेंट पे घर नहीं चढ़ेंगे तो लोग उनको बेचने लग जाएंगे। अगर कम रेंट मिलेगा, वो ब्रेक इवन नहीं करेगा, मॉर्गेज पर मंथ उनको पैसे पे करने पड़े हैं, तो उससे अच्छा है कि वो मार्केट में आएंगे टुवर्ड्स सेल। सेल की इन्वेंट्री बढ़ेगी, उसमें हो सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन होए भी, बट फिर प्राइस पॉइंट को वो इंपैक्ट करेगी। अगर वहां इन्वेंट्री बढ़ेगी तो वहां भी थोड़ा प्राइस पॉइंट स्टेबल रहेगा, ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है बढ़े ना। ठीक है दिनेश जी, आपने मैं अभी प्रवीण जी से पूछना चाहता हूँ। प्रवीण जी, अगर हम बात करें आज से 10-15 साल पहले की, कभी जब रेंटल में मार्केट आपने लो देखी हो, तो उस टाइम मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ था? देखो जतिन, जैसे पिछले 20 साल में जो मैंने इस इंडस्ट्री में काफी चेंजेस देखी हैं, और जो वो चेंजेस हैं, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाकर बात करूं, जब हमने काम शुरू किया था
तो पहले एक बात क्या होती थी कि जो घरों के प्राइसेस थे और जो रेंटल मार्केट थी उसमें ना एक काफी अच्छा बैलेंस था। वो बैलेंस कैसे था कि अगर मान लो आपकी मॉर्गेज की पेमेंट है, जो जब सबसे पहले मॉर्गेज की पेमेंट की भी बात छोड़े, हम ऐसे बात करते हैं कि अगर मैं आज से 18-20 साल पीछे जाऊं, जब मैंने काम शुरू किया था, वापस चलते हैं उस टाइम में, तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते थे, मान लीजिए आपने 4 लाख की प्रॉपर्टी बाय की है, तो 4 लाख की प्रॉपर्टी अगर आप बाय करते थे, तो अगर आप 20% डाउन पेमेंट करते थे, इवन दो बहुत सी प्रॉपर्टी तो 20% डाउन पेमेंट से नीचे भी थी, जो उनकी मॉर्गेज की पेमेंट होती थी और रेंट, उस टाइम पे भी इंटरेस्ट ऐसा नहीं था कि 1-2% इंटरेस्ट था, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट थे वो 4-5% की रेंज में चल रहे थे। तो वो जो 4-5% की रेंज में इंटरेस्ट रेट होता था, उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी जो रेंट होता था वो रेंट प्रॉपर्टी को ब्रेक इवन कर जाता था। और कोई भी जो बंदा इन्वेस्टर था वो ये सोचता था कि चलो यार मेरे पास 15% डाउन पेमेंट है या 20% डाउन पेमेंट है, मैं लगा देता हूं, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो पे ऑफ होना शुरू हो जाती है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ी, मार्केट अग्रेसिव होती गई, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये पहले जो 15% पे प्रॉपर्टीज ब्रेक इवन होती थी वो 20-25 पे आ गई। धीरे धीरे क्या हुआ, एक ऐसी मार्केट आई वो 20-25 से 30-35% पे चली गई। और एक टाइम ऐसा भी आ गया हमारी इंडस्ट्री में, हमारी मार्केट में एक ऐसा टाइम आ गया कि अगर आपने प्रॉपर्टी को ब्रेक इवन करना है तो प्राइसेज इतने ऊपर चले गए थे कि वो जो 40% प्लस आपकी डाउन पेमेंट होती थी, तब जाकर आपकी प्रॉपर्टी है वो जो रेंट के साथ है जो ब्रेक इवन होती थी। जो आपका रेंट है, कहने का मतलब वो आपके डेट को सर्व करता था। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम कमर्शियल में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग एक चीज देखते हैं कमर्शियल में, सबसे पहली बात कि जितना हमारा डेट है, अगर हमारा रेंट उस डेट को सर्व करता है और जो एक्सपेंस है उस प्रॉपर्टी के, उस एक्सपेंसेज को सर्व करता है, तो इट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो रेशोज इतनी इम्बैलेंस होती गई कि नेगेटिव कैश फ्लो होना शुरू हो गया। पहले तो पॉजिटिव भी था, अगर पहले कोई 20-25% डाउन पेमेंट डाल के प्रॉपर्टी लेता था तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो में होता था कि उसको हर महीने कुछ ना कुछ उसकी पॉकेट में आता था। अब फिर उसके बाद ब्रेक इवन की नौबत आई, ब्रेक इवन से अब ये बात जाकर फिर नेगेटिव कैश फ्लो में चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेशोज इम्बैलेंस हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें कई चीजों ने पार्ट प्ले किया। उसमें डिमांड ने पार्ट प्ले किया, लोअर इंटरेस्ट रेट ने पार्ट लिया, एकदम कुछ मतलब चीजें, इमिग्रेशन की पॉलिसी ऐसी हुई कि एकदम मतलब कुछ लोग ज्यादा हुए, मार्केट में डिमांड बढ़ी, तो उन चीजों में पार्ट प्ले किया। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिन्होंने पार्ट प्ले किया, बट वो जो रेशोज हैं वो खराब हुई। अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे वो जो रेशोज हैं मार्केट में वो ठीक होने की तरफ जा रही है। अब जैसे आप बात कर रहे हो कि अभी रेंटल मार्केट जो है, और जैसे दिनेश ने बात की है कि बहुत सी ऐसी बेसमेंट, अभी आप बता रहे थे कितनी बेसमेंट्स खाली पड़ी हैं 2 बेडरूम की मिस्सागा में? 36 बेसमेंट्स खाली पड़ी हैं 2 बेडरूम की। और जैसे दिनेश ने बात की है कि लोगों को अफोर्डेबिलिटी के लिए उस रेंट के बिना उनके लिए कोई पॉसिबल ही नहीं था। ये जो एक जतिन फार्मूला बनाया था ना गवर्नमेंट ने, जो मॉर्गेज को क्वालिफाई करने के लिए जो जीडीएस और टीडीएस रेशोज हैं, उनके पीछे कोई कारण था उनको बनाने का। अब आप पीछे अगर देखो, अगर हम पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री देखें, मुझे कोई भी ऐसी फैमिली बताओ जिसकी जीडीएस टीडीएस सही तरीके से काम कर रही हो, किसी की भी काम नहीं करती थी, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई बात ही नहीं बन रही थी। तो ये जो है, ये चीजों ने मार्केट में आना ही था और आएंगी। अभी भी जो मैं बात मानता हूं कि ये जो इकोनॉमिस्ट कई ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आएगा, मुझे ऐसी कोई, आज भी मैं बात ये कह रहा हूं, मुझे को मार्केट में आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर को इतनी बहुत बड़ी चेंज नहीं नजर आ रही। हाँ, जैसे जैसे ये रेंटल मार्केट लो हो रही है, चीजें स्टेबल होंगी। ऐसा भी नहीं होने वाला कि ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, मतलब ये चीजों ने धीरे धीरे मार्केट में जो रेशोज हैं उनको लेकर आना है। रेंट है
और रेंट के साथ साथ जो सप्लाई है, जो डिमांड है, इन चीजों ने ओवर द पीरियड ठीक होना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई घबराने की बात नहीं है मार्केट के बारे में। यस, ये बात भी जरूर है कि अगर आप ऐसा सोचें कि मार्केट में जो स्पेकुलेशन है जो पहले काम कर रही थी वो अभी भी काम करेगी, शायद स्पेकुलेशन आने वाले काफी टाइम तक मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में काम करेगी, स्पेकुलेशंस नहीं काम कर पाएगी। बैलेंस हो जाएगा। एक मेरे को और भी चीज यहाँ लग रही है, जैसे अभी बात कर रहे थे कि वो पहले प्रॉपर्टीज एटलीस्ट ब्रेक इवन कर जाती थी या कुछ पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाता था। बिफोर दैट कई बार लोगों को अगर वो ब्रेक इवन करती हैं या नेगेटिव कैश फ्लो में भी हैं, तो कई बार उनको एक एक्सपेक्टेशन रहती थी कि कोई बात नहीं, अगर प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत, इफ दे आर इन ए होल्डिंग कैपेसिटी, तो अगर प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत नेगेटिव कैश फ्लो में जा रही है तो इट्स ओके, ओवर द टाइम हमें एप्रिसिएशन अच्छी मिल जाएगी। सो इधर कैश फ्लो होगा या एप्रिसिएशन होगी, एक चीज हम अचीव कर लेंगे। पर इस बार जो चीजें ऐसे मिसमैनेज हुई हैं उनकी वजह से ऐसा भी लग रहा है कि वो एप्रिसिएशन भी होती नजर नहीं आ रही। तो या तो वो प्रॉपर्टी को लेके एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करें अगर उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है। अगर आप सोचें कि 6 महीने साल में इसको नेगेटिव कैश फ्लो को होल्ड करके फिर कोई बहुत बड़ी एप्रिसिएशन ले लूंगा, वो वाली चीज अभी होती हुई नजर नहीं आ रही। या तो उसको लंबे टाइम के लिए रख लो, फिर 3-4 साल आपने रख लिया, आप उस प्रोसेस से जा रहे हैं, दैट्स फाइन। अगर बहुत जल्दी सोचें 6 महीने साल के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता कि 6 महीने साल के अंदर कोई चेंज होए उसमें। यानी कि होल्डिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। देखो रियल एस्टेट में ऑलवेज यही चीज है कि अगर आपकी होल्डिंग पावर है देन डेफिनेटली यू विल मेक मनी। थैंक यू दिनेश जी। ये तो रही बात हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। मैं लखवीर जी से पूछना चाहूंगा, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंटल मार्केट कैसी चल रही है आजकल और उसका क्या इंपैक्ट है हमारी ਰੀਅਲ एस्टेट के फ्यूचर पे? ਦੇਖੋ ਜਤਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਰੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਰੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੈਂਟਲ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸੋ ਡੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਆ ਰੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਲਖਵੀਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚ ਇੰਬੈਲੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਨੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ अनप्रेडिक्टेबल रही है लास्ट 1.5 ईयर तो। उसमें पता क्या जतिन, एक चीज और भी है कि जो कमर्शियल मार्केट है ना, कमर्शियल मार्केट में क्या हो रहा था, कमर्शियल मार्केट जो इमिग्रेशन है उसके ऊपर, इमिग्रेशन का उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, बट जो उसका ज्यादा इम्पैक्ट है वो रेजिडेंशियल मार्केट के ऊपर है। अब मान लीजिए आप एक चीज देखिए, कोई भी नया इमिग्रेंट आता है यहाँ पे, रहने के लिए जगह तो हर बंदे को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका कमर्शियल कोई चीज में इन्वॉल्व होना या बाय करना या रेंट करना वो डिपेंड करता है कि वो कितना है। और वो 100% कोई भी आदमी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में या कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। काफी लोग हैं वो जो डिफरेंट तरह की जॉब्स करते हैं जहाँ पे उनकी कोई कमर्शियल रियल एस्टेट के साथ उनका कुछ लेना देना ही नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है तो रेजिडेंशियल की ग्रोथ हमेशा हैविली इम्पैक्ट होती है। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल वाली इतनी इम्पैक्ट नहीं होती, तो इस वजह से उनकी रेशोज भी कभी इतनी खराब नहीं हुई। थोड़ा बहुत जैसे कोविड के टाइम पे लोगों को चैलेंज आया, वैकेंसी रेट बढ़ा कोविड के टाइम पे, जैसे ऑफिसेज वगैरह थे वैकेंसी रेट बढ़ा, इन चीजों के ऊपर जैसे कोई लोग एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, एक्सपेंशन कम हुई, कई लोगों ने घरों से काम को मैनेज किया, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बट वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था जितना कि रेजिडेंशियल मार्केट का इम्पैक्ट था। जो रेजिडेंशियल मार्केट का इम्पैक्ट था, सही कहा आपने प्रवीण जी। ये तो रही बात हमारी एक रेंटल मार्केट की डिस्कशन की, पर हम ओवरऑल आजकल मार्केट में देखें प्रवीण जी, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स में हम बहुत एक्टिविटी देख रहे हैं और न्यूज़ भी है, जो न्यू पॉलिसीज भी इन इफेक्ट आने वाली हैं,
और बहुत सारी और भी न्यूज़ है जो जिनकी हमें पता नहीं कि वो न्यूज़ पक्का की कोई सोर्स क्या है, जैसे कि न्यू ब्रिजेस बनने वाले हैं, फीफा वर्ल्ड कप शायद हो टोरंटो के अंदर। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट ईयर रियल एस्टेट का कैसा रहेगा? देखो जो नेक्स्ट ईयर लग रहा है रियल स्टेट का, देखो मार्केट में एक्टिविटी तो फॉर श्योर कुछ इंप्रूव होएगी, इसके बारे में तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट लो आएगा, जो फर्स्ट टाइम बायर था, बिकॉज बात शुरुआत वहीं से होती है, जब कोई फर्स्ट टाइम बाय करता है तो जो बंदा उसको सेल कर रहा है वो आगे अपसाइज करता है, वो आगे चेंज करता है। तो जो मार्केट में नई जो चीज होती है वो पहले फर्स्ट टाइम बायर से ही स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि उसका डेफिनेटली मार्केट में इम्पैक्ट रहेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी। इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जैसे दिनेश ने बात की ये रेंटल मार्केट का, और भी बड़े फैक्टर्स हैं, प्राइसेस पे मेरे को अभी भी कोई बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है दिनेश के प्राइसेस पे लगता है कोई आने वाले टाइम में कोई नियर फ्यूचर बहुत बड़ी चेंज? नहीं, क्योंकि अभी भी देखें ना, एक्सपेक्टेड तो था कि 1-2 इंटरेस्ट रेट के ड्रॉप के बाद मार्केट में एक्टिविटी आएगी। एक तो अभी ये देखा जाए थोड़ी सी इन्वेंट्री जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, बायर अभी भी उतना अग्रेसिव नहीं है। एंड अगर एक और चीज देखा जाए तो लास्ट ईयर जब मार्केट एक्टिविटी में थी तो बहुत से लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनका गोल था कि भाई उनमें से दे विल मेक मनी, बट वो जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड हुई है उनमें से बहुत लोग बोल अभी भी बर्न हैं, अभी भी उन सिचुएशंस के साथ जूझ रहे हैं, और जब उनको थोड़ा और लोग देखते हैं तो वो भी अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज कर जाते हैं। तो वंस वो सारा एक बार हमारा क्लीन अप होगा, इन्वेंट्री थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, फिर जाके थोड़ा बहुत प्राइस पॉइंट में एग्रेशन आएगी। और वो भी एक अगला भी है कि अब डिपेंड करता है कि अगर इमिग्रेशन की पॉलिसीज कैसी रहती हैं, अगर तो नए बंदे थोड़े ज्यादा आते हैं तो नेचुरली है थोड़ी सी डिमांड भी और बढ़ेगी, बट अगर उनके ऊपर कोई हॉल्ट लगता है तो वो भी एक फैक्टर रहेगा जो प्राइस पॉइंट को ज्यादा ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, थैंक यू दिनेश जी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम आप सबसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आवाज टीवी पर लाइव विद टीम अरोड़ा। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी, और थिक वही कड़क चाय थी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ऑफर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कैनेडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Thank you Everybody so loved it. We appreciate your support, and hopefully we can count on you in the future.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। चाय it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय की अच्छी एक्सपीरियंस। Great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि सब लोग रेंट नहीं कर रहे तो वो जा कहाँ रहे हैं, पर तभी दिनेश जी ने कहा कि वो सब लोग घर ले रहे हैं। और दिनेश जी, अगर आप बताएं कि आजकल इतने इंसेंटिव हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, इतनी अच्छी अच्छी डील्स हैं रीसेल मार्केट में, तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को कोई एडवाइस देना चाहें आप इस मार्केट के लिए? जतिन, हमारे पास ना फर्स्ट टाइम होम बायर काफ़ी हैं जो हमें कॉल करते हैं और उनसे कन्वर्सेशन करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उनको ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में नहीं है अभी। उनके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उनकी इंक्वायरीज रहती हैं। कभी वो एक चीज़, हालांकि उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी है कि हम होम ओनर बने, वो रेंट पे हैं अभी, बट उनके माइंड में या तो उनको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको पता नहीं है कईयों को कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। और जैसे आपने अभी बात की कि प्री कंस्ट्रक्शन की ऑप्शंस भी हैं, तो बहुत से मतलब हमें क्वेश्चन आते थे फर्स्ट टाइम होम बायर्स के। सो हमने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट सैटरडे को हमारे ऑफिस में हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक इवेंट रख रहे हैं, जिसमें एक तो हम उनके साथ शेयर करेंगे कि रीसेल में उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और उसको बाय करने के क्या स्टेप्स हैं, कहां हम उनको हेल्प कर सकते हैं, कहां उनको लॉयर से जरूरत पड़ेगी, कहां उनको मॉर्गेज की जरूरत पड़ेगी, और बेस्ड ऑन उनकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस और फाइनेंशियल। कोई कॉल कर रहे हैं, सॉरी। एक सेकंड। हेलो प्रवीण जी, दिस इज अब्दुल स्पीकिंग। तो हाँ जी अब्दुल साहब। क्वेश्चन फॉर यू। हाँ जी। हाँ जी, तो मेरे पास एक कॉन्डो है जो मैं रेंट करता हूँ नॉर्थ यॉर्क में, एंड आई रियली वांट टू मूव टू एजैक्स और पिकरिंग साइड। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड टाइम टू बाय प्लेस और जस्ट रेंट इट आउट? देखो अब्दुल साहब, आज की जो मार्केट है, जैसे कॉन्डो मार्केट के बारे में हम बात कर रहे थे कि कॉन्डो मार्केट की थोड़ा सा इन्वेंट्री ज़्यादा होने की वजह से प्राइस पॉइंट है वो उतना एग्रेसिव नहीं है जितना पहले था। तो अगर तो आपके पास कैपेसिटी है इसको होल्ड करने की, रेंट करने की, पर उधर रेंटल मार्केट भी जो है कॉन्डो की वो भी काफ़ी, जैसे कह लो कि नीचे आई हुई है। तो अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं और रेंट करना कर सकते हैं और आगे की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, तो आप डाउन द रोड हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा फायदा ले सकें।
बट मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, या आपको कुछ ऐसी चीज लगती है कि भी आपने 6 महीने या साल के बाद आपको दोबारा बेचनी ही पड़ेगी, तो उस केस में मेरे को ये लगता है इसको आज की डेट में सेल करना ज्यादा बेटर रहेगा, चाहे प्राइस पॉइंट थोड़ा कम भी हो, और फिर आगे आप जो अपनी बाइंग है वो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। थैंक यू प्रवीण जी। शायद अब्दुल जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, बट वो शो पे हमारा आंसर सुन सकते हैं। दिनेश जी, आप हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर इवेंट के बारे में बताने वाले थे। हाँ जतिन, तो मैं यही बता रहा था कि बहुत सारी उनकी क्यूरियोसिटी होती है, वो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। कई बार तो उनको अपनी मॉर्गेज का श्योर नहीं होता, कई बार उनको लगता है कि आगे स्टेप्स क्या हैं करने वाले, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते क्वालिफाइंग के लिए। तो उसके लिए हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है नेक्स्ट सैटरडे, जो हमारे ऑफिस में ही रहेगा। तो हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। तो उसमें बेसिकली हर जो भी फर्स्ट टाइम बायर है उसके बेस्ड ऑन उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम उनको ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि उनके लिए रीसेल मार्केट में बेटर है अभी वो कुछ बाय कर लें, या कुछ बंदे प्री कंस्ट्रक्शन में भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन की आज की डेट में बिल्डर्स के पास बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट और बहुत ही ज्यादा इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, अगर मार्केट थोड़ा सा पिक करती है या डाउन द रोड अगर प्राइस पॉइंट में फर्क पड़ता है, तो वो शुरुआत छोटी प्रॉपर्टीज से ही होती है। तो इन प्रॉपर्टीज में थोड़ा अगर मार्केट आगे बेटर बिहेव करती है तो इन प्रॉपर्टीज में इट विल बी लिटिल बिट मोर अग्रेसिव। अभी इन्वेंट्री भी अवेलेबल है, रीसेल में भी अवेलेबल है और बिल्डर्स के पास भी अवेलेबल है। और जो भी उनको सेल करना चाहते हैं वो आपकी टर्म एंड कंडीशन भी सुनेंगे और आपको इंसेंटिव भी देंगे और आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। और अगर आपका कोई उसके अंदर क्वेश्चन हो कि भाई हमें मॉर्गेज कितनी मिलेगी, कितनी डाउन पेमेंट चाहिए, क्या और हमारी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, तो उन सभी के ऊपर आपके सभी सवाल होंगे वो हम उनको एड्रेस करेंगे और बेस्ड ऑन आपका 1-to-1 अगर किसी का क्वेश्चन हो तो उनको भी एड्रेस करेंगे। थैंक यू दिनेश जी। अब मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अगर हमारे इवेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर है 4169108923। हमें कॉल कीजिए और हम आपको जल्दी मिलेंगे अपने इवेंट पे नेक्स्ट वीक 23 को। और जैसे कि हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स की बात कर रहे थे, हम टीम अरोड़ा बहुत सारी अच्छी लिस्टिंग्स फर्स्ट टाइम होम बायर और सेकंड और थर्ड टाइम होम बायर्स के लिए भी लेके आए हैं। हम स्टार्ट करते हैं बताना आपको। मैं टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लिस्टिंग्स दिखाएं। 14 हाइन स्ट्रीट ब्रैम्पटन में 14 हाइन स्ट्रीट एक 2 स्टोरी टाउन हाउस है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के एरिया में। इसकी एक कॉर्नर लॉट है, सेपरेट एंट्रेंस इसकी बनी हुई है। फर्स्ट डे से रेंट आउट हो सकता है घर। प्रॉपर्टी भी बहुत न्यूअर है और अभी रिसेंटली सेलर ने इसको अंदर बहुत सारे अपग्रेड्स कराए हैं और रेनोवेशंस कराई हैं। इस पे हम वीकेंड पे दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, तो अगर हमारे कोई भी दर्शक अगर हमारे ओपन हाउस में आना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। और एक बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने लिस्ट की हुई है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 64 लाफ्लैंड। 64 लाफ्लैंड पाइन रिज के गल्फ के पाइन रिज एरिया में एक डबल कार गैराज डिटैच घर है जिसकी बेस लीगल फिनिश्ड बेसमेंट बनी हुई है। घर में बहुत सारे अपग्रेड्स हैं और गल्फ का एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड और बहुत ही अच्छा एरिया ये माना जाता है पाइन रिज, वहां पे घर लोकेटेड है। और कोई भी हमारे दर्शक अगर इसको प्राइवेट व्यूइंग करना चाहते हैं वीकेंड पे तो हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमारा अगली प्रॉपर्टी है जो हम सेल कर रहे हैं वो है 14 रिवर रॉक क्रेसेंट। 14 रिवर रॉक क्रेसेंट फ्लेचर मेडो के एरिया में एक ब्यूटीफुल रेवीन लॉट है, डबल कार डिटैच्ड हाउस, ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट का इसमें लिवेबल एरिया है और वीकेंड पे हम दोनों दिन इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 119 कोस्ट लाइन ड्राइव ब्रैम्पटन। मैं दिनेश जी से बोलूंगा कि उनके बारे में बताएं। जतिन, ये जो लिस्टिंग है हमारी 119 कोस्ट लाइन ड्राइव, ये एक फुली अपग्रेडेड घर है 5 बेडरूम का। और ये इस घर की खासियत ये है कि ये कैनिफ का बिल्ट घर है जो कि फेमस है कस्टम बिल्ट घरों के लिए। और इस प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा 9 फीट की सीलिंग मेन फ्लोर पे है, 9 फीट की सीलिंग आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेगी। 5 बेडरूम का ये घर है एंड ऑल द बेडरूम्स आर कनेक्टेड विद वॉशरूम। और सारे इसके जो डोर हैं वो भी सारे अपग्रेडेड हैं, 8 फीट के डोर हैं। और इसमें आपको लिविंग, फैमिली, ऑफिस सब आपको सेपरेट मिलेगा विद सेपरेट डाइनिंग एरिया। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर दोनों दिन हमारा ओपन हाउस रहेगा, सैटरडे और संडे। और कोई भी हमारे व्यूअर्स इस प्रॉपर्टी पे ओपन हाउस पे भी विजिट कर सकते हैं या किसी और टाइम इसको देखने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिस्टिंग है जतिन हमारी ये है 378 वैली वे ड्राइव।
ये प्रॉपर्टी जो है ये जेम्स पॉटर और क्वीन के नेबरहुड में है, ब्रैम्पटन में, 378 वैलीवे ड्राइव। इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है, आप देखेंगे अभी इसका ड्राइवे भी सिर्फ 1 कोट बना है, जस्ट ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है। 4 से 5 महीने पहले ही ये प्रॉपर्टी क्लोज हुई है। ये भी 5 बेडरूम का फुली डिटैच घर है और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट 2 बेडरूम की बनी हुई है। साथ में ओनर ऑक्यूपाइड एरिया भी है 1 बेडरूम का विद फुल वॉशरूम एंड वेट बार। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा और अगर आप प्राइवेटली भी इस प्रॉपर्टी को व्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस कॉल करें 4169108923। थैंक यू दिनेश जी। ये तो बात थी एक हमारी रीसेल लिस्टिंग्स की, प्रॉपर्टीज की, बट हमारे पास कमर्शियल में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जहां आपको रेंटल मार्केट इफेक्ट नहीं करेगी और बहुत सारा रेंट आ सकता है। मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कमर्शियल लिस्टिंग के बारे में बताएं। रतन, कमर्शियल की वैसे तो काफी इन्वेंटरी रहती है हमारे पास, पर 2 लिस्टिंग्स के बारे में बताना चाहूंगा मैं। एक तो आयमन, अगर आप ये प्लाजा की इंफॉर्मेशन दिखा सकें, ये प्लाजा हमने जतन लगाया है सेल के ऊपर और ये जो प्लाजा है अराउंड 9000 स्क्वायर फीट का है और 5% इसका कैप रेट है। और अच्छी बात क्या है कि ये रेंटेड, पूरा रेंटेड है, बट अच्छे टेनेंट्स हैं इसमें। जैसे हम कह सकते हैं कि AAA टेनेंट्स हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो पिक्चर में, ये कैश फॉर यू, डोमिनोज पिज्जा है, बार ब्रिटो है और M&M अपने फूड वाले हैं, फर्नीचर स्टोर है। तो कहने का मतलब ये है कि कैप रेट भी अच्छा है, टेनेंट्स भी अच्छे हैं इस प्लाजा के, और जो इसकी लोकेशन है इसके आसपास सारा जैसे कह लो कि कमर्शियल एरिया है, मैकडॉनल्ड्स है उसी नेबरहुड में, A&W है, मार्क का स्टोर है और भी जैसे डोलोरामा, पूरा जो एरिया ये बना हुआ है वो पूरा एरिया काफी हैविली डेंस है कमर्शियली। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे कोई आने वाले टाइम में भी टेनेंट्स की या किसी चीज की कोई चैलेंज नहीं नजर आता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए, और 9000 स्क्वायर फीट का प्लाजा है भी छोटे साइज का, क्योंकि छोटे साइज के प्लाजे मिलते भी बहुत कम है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे अगर हम बात करें रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की, अगर आप आज की डेट में 2 डिटैच घर देखें और ये प्लाजे की कीमत देखें ऑलमोस्ट एक बराबर है। तो अगर आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल के कमर्शियल में आना चाहते हैं तो दिस कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और दूसरी जो हमारे पास लिस्टिंग है जो मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर कई लोग हैं जो इंटरेस्टेड है होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो हमारे पास जो एक होटल है ये भी एंट्री लेवल का होटल है। अगर आयमन आप दिखा सके होटल की थोड़ी इंफॉर्मेशन। और ये जो होटल है ये ब्रांडेड होटल है और ये होटल जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंट्री लेवल का होटल है, 48 रूम्स हैं और GTA से ये तकरीबन 2-2.5 घंटे की दूरी के ऊपर है ये जो होटल है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ब्रांडेड होटल है और इसके साथ 1 एकड़ का और भी लॉट है जो इस होटल के साथ है, वो भी इसी पार्ट है, अपने प्रॉपर्टी का पार्ट है और वो भी इसके साथ ही होएगा। वहां पे आप और भी कोई डेवलपमेंट अगर आप करनी चाहें तो आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू प्रवीण जी। ये थी हमारी इस वीक की लिस्टिंग्स, फीचर लिस्टिंग्स जो हम लेके आए थे हमारे दर्शकों के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी शो पे आने के लिए। और हमसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे लाइव विद टीम अरोड़ा और आपको हमारी फर्स्ट टाइम होम बायर इवेंट के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.